Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे. I am back again with another tuberculosis Q&A. जो भी TB related आप लोगों ने सवाल पूछा है उसी के बारे में बात करेंगे. And if you're new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional and this channel is dedicated to all the TB patients and video start करते हैं. First question है, I take my TB medicine at night. At morning I feel good for 2 hours. Then again I got weakness and fever and sleep whole day. But today I realize I feel better after taking fever medicine. My whole sense returns. So can I take fever paracetamol at morning to subside my day fatigue? Yes, you can take paracetamol if you are having fever. But if you are having fever for daily like 15-20 days हो गए फिर भी आपको डेली फीवर आ रहा है तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए बिकॉज पैरासीटामोल जो है आपको अगर फीवर है बॉडी पेन है तो आप ले सकते हैं लेकिन डेली बेसिस पे लॉन्ग टाइम तक विदाउट डॉक्टर्स रिकमेंडेशन नहीं लेना चाहिए. बेटर कि आप अपने नेक्स्ट विजिट में जो है आप अपने डॉक्टर से बात करें. सेकेंड थिंग जो है आप अपनी दवाई का टाइमिंग चेंज भी कर सकते हैं. जैसे अगर आपको रात को दवाई खा के सो रहा है तो सुबह आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप ट्राई करिए कि आप मॉर्निंग में दवाई खाएं. अगर आपको मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है तो आप आफ्टर लंच खा सकते हैं. अगर आपको आफ्टर फूड वाली दवाई है तो आप मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट भी खा सकते हैं या फिर आफ्टर लंच भी खा सकते हैं. तो आप जो है अपने मेडिसिन का टाइम चेंज करके भी देख सकते हैं. फिर मेडिसिन का टाइम चेंज करने से आपको कैसा फील होता है वो भी आप देख सकते हैं. बाकी अगर आपको फीवर बॉडी पेन है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं लेकिन विदाउट डॉक्टर्स रिकमेंडेशन आपको लॉन्ग टाइम तक नहीं लेना चाहिए. अगर आपको डेली फीवर आ रहा है, डेली बॉडी पेन हो रहा है तो आपको जो है अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को बताना चाहिए और अगर वो रिकमेंड करता है कि आप पैरासीटामोल ले लो डेली फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ले सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मुझे लंग्स टीबी है, क्या हम खाना बना सकते हैं? बाकी फैमिली मेम्बर्स भी उसको खा सकते हैं. अगर आपको लंग्स टीबी अभी डायग्नोज हुआ है, अभी डायग्नोज हुआ है, 5-6 दिन से ही आप दवाई ले रहे हो तो आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए. आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए क्योंकि आप खाना बना रहे हो तो कभी और कफ वगैरह हो जाता है तो आपको जो है डिस्टेंस थोड़ा रखना चाहिए. लेकिन अगर आप 1.5-2 महीने 3 महीने से दवाई खा रहे हो, आपका स्पुटम टेस्ट वगैरह जो है नेगेटिव आ रहा है, कल्चर वगैरह, तो फिर उसके बाद आप खाना वगैरह बना सकते हो. लेकिन आपको अगर थोड़ा खांसी हो रहा है, आपको कफ होने वाला है तो हमेशा आप मास्क उस टाइम ज़रूर पहनिए. और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए. जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ता है. बाकी जो है अगर आपका 2-3 महीने हो चुका है मेडिसिन लेते हुए तो आप खाना वगैरह बना सकते हो. लेकिन अगर आपको कफ वगैरह होता है तो थोड़ा आपको ध्यान लगा के मास्क वगैरह यूज़ करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सिस्टर, मेरा नाम विनीत है. मेरी वाइफ को 1 साल पहले ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हाइड्रोसेफेलस हुआ था. दिल्ली से ट्रीटमेंट क्लियर हुआ, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ. 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है मेरी वाइफ. मैं क्या करूं? मुझे लगा था कि दवाइयों की वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे थे. पहले भी 7 मंथ्स तक लगातार पीरियड्स नहीं आया था. गायनी डॉक्टर ने हमें डांटा और बोला अभी उसकी बॉडी उसके लायक नहीं है. लेकिन इन्होंने कुछ विटामिन्स मिनरल्स की टैबलेट प्रिस्क्राइब की है. मैं क्या करूं? अबॉर्शन कराऊं या बच्चे को रहने दूं? डांटने का मन तो मुझे भी कर रहा है, प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि बहुत टाइम से जब मैं वीडियोस बना रही हूँ, जब भी प्रेगनेंसी टीबी के टाइम की बात होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपकी वाइफ ने जो बीमारी फ़ाइट की है, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग. बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये. और 1 साल उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, 1 साल में ही ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है. बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लोगों के 2-2.5 साल लग जाते हैं. दूसरी चीज़, 1 साल जैसे इंसान बीमारी का ट्रीटमेंट कंप्लीट करता है ना, उसके नेक्स्ट डे से बिल्कुल पहले जैसी बॉडी नहीं हो जाती है. बॉडी में बहुत सारी चीज़ें रह जाती है, बॉडी बहुत वीक हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. तो रिकवर होने के लिए एटलीस्ट 1-1.5 साल लगता है फुली रिकवर होने के लिए.
तो अभी जो हो गया है वो हो गया है। नाउ आप क्या कर सकते हो कि आप जो है आपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लिया, तो आपने जिस डॉक्टर से अपनी वाइफ़ का ट्रीटमेंट कराया है, क्योंकि सिर्फ ब्रेन टीबी नहीं था, उनको हाइड्रोसेफेलस भी था, हाइड्रोसेफेलस भी सीरियस प्रॉब्लम है। तो जिस डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट कराया है, अगर पॉसिबल है आप उसी सिटी में रहते हो तो उस डॉक्टर से आप मिलो। वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री देख के वो सजेस्ट करेंगे। उनसे आप पूछना कि अगर प्रेगनेंसी आप कंटिन्यू करते हो अभी, तो प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस है कि नहीं, प्रेगनेंसी सेफ़ रहेगी कि नहीं, वो सिर्फ आपका डॉक्टर ही बता पाएंगे जो आपको ट्रीट कर रहे हैं। या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है आप दिल्ली जाना, तो आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखा के आप पूछना कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना सेफ़ है कि नहीं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं कि नहीं। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने 3 साल टीबी का ट्रीटमेंट लिया है। जब मेरा टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा था तभी मेरी शादी हो गई थी। तो तभी मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि आपका जब टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होगा उसके बाद भी आप इमीडिएटली प्रेगनेंसी प्लान नहीं करोगे। तो हमेशा जितने भी डॉक्टर्स के पास मैं गई, मेरे को पूछना भी नहीं पड़ता था, बिकॉज़ डॉक्टर्स हमेशा ये वो करते हैं कि ये मैरिड है तो इसको बताना ज़रूरी है। तो मेरे को हमेशा यही बोला है कि आपका जब ट्रीटमेंट ख़त्म भी हो जाता है तो भी इमीडिएटली आपको प्लान नहीं करना है, आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है उसके लिए। तो आप जो है अपने जो डॉक्टर है, ट्रीटिंग डॉक्टर या फिर एक अच्छे से न्यूरोलॉजिस्ट को आप अपने रिपोर्ट्स दिखा के उनसे बात करिए कि प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू करना सेफ़ रहेगा या फिर कॉम्प्लिकेशन कुछ होने के चांसेस है, क्योंकि आपकी वाइफ़ की बॉडी जो है ऑलरेडी वीक है। तो वहाँ पे वो प्रेगनेंसी का मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बाकी जो है आप गायनेकोलॉजिस्ट से भी आप जो है यही आपको पूछना चाहिए कि आगे कंटिन्यू करना सेफ़ रहेगा या फिर मतलब कॉम्प्लिकेशन कुछ आ सकते हैं या नहीं। तो न्यूरोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद, उनका सुझाव लेने के बाद एट द एंड आपको क्या डिसीजन लेना है, आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। आपकी वाइफ की चॉइस है, बिकॉज शी इज़ द वन हु इज़ कैरिंग द बेबी, शी इज़ द वन जिन्होंने इतना ट्रीटमेंट लिया है, जिनको ऐसी बीमारी हुई थी। शी नोज़ अ बॉडी बेटर, क्योंकि जो है उनकी बॉडी कैसी है, उनको कितना वीकनेस फील हो रहा है, उनको कितना एनर्जी फील हो रहा है, उनको लगता है कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती है नहीं कर सकती है, ये उनको ही पता है। तो चॉइस जो है उनकी होनी चाहिए। एंड अगर आप लोग प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हो तो ऑल द वेरी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आपको जो है बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा उनको, बिकॉज़ नॉर्मली भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन इस केस में जो है आपकी वाइफ़ इतनी बड़ी हाइड्रोसेफेलस, ब्रेन टीबी, ये सब उनको अभी अभी हुआ है लास्ट ईयर ही, तो जो है उनकी बॉडी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो आपको और आपकी फैमिली को उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन आप दोनों को यही रहेगा कि आप जो है अपने ट्रीटिंग डॉक्टर जिन्होंने आपका ब्रेन टीबी का ट्रीटमेंट कराया था, आप उनसे बात करिए। अगर उनसे पॉसिबल नहीं है तो आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को अपना जो है रिपोर्ट्स वगैरह दिखा के आप उनसे जो है सुझाव लीजिए कि ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आगे कॉम्प्लिकेशन आने की पॉसिबिलिटी है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, और गायनेकोलॉजिस्ट से भी अच्छी तरीके से सलाह लीजिए। एंड एट द एंड आप लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, आप दोनों का डिसीजन होना चाहिए। आप लोग किसी से इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोग इंटरफेयर करते हैं, रिलेटिव्स, फैमिली, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, लेकिन आगे कुछ भी होता है अच्छा बुरा, वो आप दोनों को ही फेस करना है। सो यस, आप जो है डॉक्टर्स से अच्छे से सजेशन लीजिए और फिर सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज हेल्प मी, माई फादर वॉज डायग्नोज विद टीबी meningitis with hydrocephalus. EVD was done on 26 Jan. He got discharged on 23rd Feb. For now he can walk only with support, can do leg raise by seated and lying, can do stationary cycling, irrelevant talk while sleeping, and little issue with immediate memory is there, not the previous memory. Mostly spends his day while sleeping. We are giving full diet. Generally, how long will it take for him to walk, and will there be memory issue or any cognitive issue? Also, there is so much वीकनेस जो है वीकनेस रहता ही है। उनको EVD भी हुआ है, उनको जो है अभी ट्रीटमेंट अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो वीकनेस
होता ही है, अगले कुछ टाइम तक वीकनेस रहता है। बाकी वो खाना अच्छे से खा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग। एंड और एक अच्छी चीज़ जो है कि वो सपोर्ट के साथ चल रहे हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। आप जो है जो भी एक्सरसाइज वगैरह करा रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। कितना टाइम लगेगा फुल्ली खुद से चलने में ये तो कोई नहीं बता सकता, आपके डॉक्टर भी नहीं बता सकते हैं, बट वो सपोर्ट के साथ चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिकॉज आई स्टार्टेड वॉकिंग विद सपोर्ट आफ्टर 6 months ऑफ गेटिंग डिस्चार्ज। आई वॉज जस्ट 22 दैट टाइम। और जो है मुझे 6 महीने लगे 2-3 लोगों के सपोर्ट के साथ चलने के लिए। तो वो इस एज में जो है इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वो सपोर्ट के साथ चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप कंटिन्यू करिए जो भी एक्सरसाइज उनको कराते हैं। इररिलेवेंट टॉक वाइल स्लीपिंग, ये होता है हाइड्रोसेफेलस पेशेंट के साथ में, मेरे साथ भी होता था। आई यूज़ टू टॉक अलॉट, एंड कौन सी भाषा में बोलती थी, कौन सी लैंग्वेज में बोलती थी, वो भी मेरी फैमिली को समझ नहीं आता था, क्योंकि ना मैं हिंदी बोलती थी ना मैं इंग्लिश बोलती थी, लेकिन मैं बोलती रहती थी। तो ये होता है मेरे साथ। एटलीस्ट 4 months तक ये हुआ था, और 4th मंथ में जब मैं घर आ गई थी डिस्चार्ज होके, उसके बाद जो है थोड़ा सा कम हो गया था। तो यस, ये जो है बातें बहुत ज़्यादा करना स्लीप के टाइम में, और क्या बात कर रहे हैं पेशेंट दूसरे इंसान को समझ में ही नहीं आता है, ये भी होता है। ये टाइम के साथ 4-5 महीने में मेरा ठीक हो गया था, बिकॉज ऑल आई कैन डू इज़ शेयर माई एक्सपीरियंस। और ये जो आपके फादर की कंडीशन है, आई वॉज ऑल्सो इन सिमिलर सिचुएशन, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। बाकी जो मेमोरी की प्रॉब्लम है, यस, प्रीवियस मेमोरी को कुछ भी नहीं होता है। जो आज का टाइम है, अभी जो चीज़ें हो रही है, वो जो है थोड़ा सा भूल जाते हैं, इसमें जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये भी टाइम के साथ ठीक हो जाता है। कितना टाइम लगेगा मेमोरी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक होने में, ये तो मैं नहीं बता सकती, बिकॉज़ 3 साल तक आई यूज़ टू आस्क माई डॉक्टर। एवरी टाइम मैं जाती थी, मैं वही पूछती थी कि मैम मैं ये भूल रही हूँ, मैं वो भूल रही हूँ, कितना टाइम लगेगा। तो वो बोलती थी कि थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है, क्योंकि मुझे स्ट्रोक वगैरह भी आया था, तो उसकी वजह से थोड़ा अफेक्ट हुआ है, टाइम लगेगा, पेशेंस रखो। बस मेरे को डॉक्टर ने यही बोला कि पेशेंस रखो, और मैं पेशेंस रखती गई। और आज जो है मेरी मेमोरी काफ़ी अच्छी हो गई है। स्टिल बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट डे का मैं जो है भूल जाती हूँ, बट फिर भी जो है इम्प्रूवमेंट आया है। तो आप भी पेशेंस रखिए, बिकॉज इसमें ना टाइम लगता है चलने में और मेमोरी में, हर चीज़ में कोई साइड इफ़ेक्ट होता है उसको जानने में, हर चीज़ में टाइम लगता है। और कितना टाइम लगता है ये कोई बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर पेशेंट की बीमारी सेम ही है, फिर भी कंडीशन अलग होती है। तो आप पेशेंस रखिए, और वो सपोर्ट के साथ चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उसको जो है आप एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू करिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड अगर आप लोगों को ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमारे चैनल कलर्स ऑफ लाइफ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।